सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम कार्बीन्स के बारे में बात करेंगे। कार्बीन्स हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है और ये उन्हीं 4 टाइप्स में से एक है जिनमें कार्बन की वैलेंसी 4 से कम होती है, 2 और 3। कार्बीन में कार्बन की वैलेंसी 2 होती है और कार्बन एटम पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर क्लास, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and also press bell icon to get a notification. So let us start the class. तो कार्बीन एक ऐसा क्लास है, ऑर्गेनिक स्पीशीज़ है एक ऐसी जिसमें कार्बन की वैलेंसी 2 है। कार्बन के सेंट्रल एटम पे या कार्बन के एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ये हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ है। इसमें रेयरली स्टेबलाइजेशन होता है। जो एकमात्र स्पीशी है जिसको थारोली स्टडी किया गया है वो स्पीशी है डाइक्लोरोमेथिलीन। तो बहुत ही रेयर है इसका स्टेबलाइजेशन। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ये 2-3 फॉर्म्स हैं जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें बीच में जो कार्बन है, इस केस में उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें साइड में है और ये भी एक तरह की स्पीशी है। तो ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है इससे हम कार्बीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कार्बीन में पेरेंट स्पीशीज़ है कार्बीन की, वो मिथिलीन है, H2C। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और ये जो 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ने फुलफिल कर दी और 2 वैलेंट इलेक्ट्रॉन इसके अनबाउंडेड रह गए। तो ये एक स्पीशीज़ जो है ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज़ है। तो हम जब इस बात को समझ चुके हैं कि ये बहुत ही रिएक्टिव है, प्रैक्टिकली सभी का लाइफ स्पैन 1 सेकंड से कम होता है। तो इनका किसी भी फॉर्म में मिलना या इनको स्टडी कर पाना या इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जनरली इनको कैसे आइसोलेट किया जाता है? इनको आइसोलेट किया जाता है, इस कार्बीन को एक मैट्रिक्स में इंट्रैक्ट किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, और उस केस में मैट्रिक्स में ये जब ट्रैप हो जाती है तब उसको स्टडी किया जाता है। तो कार्बीन का स्टेबलाइजेशन एज सच, जैसे हम अभी तक देख रहे थे फ्री रेडिकल्स या कार्बोकैटायंस या कार्बोएनाइन, उस तरह से इसका कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता। ये उन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जो ये कार्बीन के ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बीन के अनबॉन्डेड हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि वो पेयर्ड हो, यानी उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट हो और एक ही ऑर्बिटल में वो प्लेस हो, या ये भी हो सकता है वो एक ही डायरेक्शन में उनकी स्पिन हो, यानी पेयरिंग नहीं हो रही हो। ऐसे केस में जब उनकी पेयरिंग नहीं हो रही है, यानी वो अनपेयर्ड नहीं है, तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्पिन अपोजिट ना होने की वजह से जो चार्ज का या एंगुलर मोमेंटम है चार्ज का, वो एक ही डायरेक्शन में होता है और इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती हैं इस टाइप के कार्बीन्स में। तो जो कार्बीन जिसमें उसका पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अगर
पेयर्ड हैं, एक दूसरे से अपोजिट स्पिन है, उन दोनों की एक ही ऑर्बिटल में है, उस केस में वो सिंगलेट कार्बीन्स कहलाते हैं और वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। दूसरा केस, जब वो एक अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पिन नहीं है, एक ही डायरेक्शन में स्पिन है, तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो ESR स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं, उनको उस तरह से ट्रेस भी किया जा सकता है ट्रिपलेट फॉर्म में। और ट्रिपलेट फॉर्म में जब कार्बीन होती है तो उसको कई बार डाई रेडिकल की तरह भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि रेडिकल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ एक ही होता है या पेयर्ड होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका स्पिन न्यूट्रलाइज हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन दो फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकती है, या तो सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो जब ट्रिपलेट फॉर्म में और सिंगलेट फॉर्म में कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और दूसरा जो होता है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। तो उस तरह से हम उनके रिएक्शन को भी देखते हुए उनके बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि किस टाइप का कार्बीन प्रेजेंट था। और अब हमें ये पहले भी हमने बोला कि जो कार्बीन सबसे ज़्यादा और सबसे प्रॉपरली स्टडीड किया गया है या जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन की गई है वो डाइक्लोरोकार्बीन है Cl2C, और इस कार्बीन के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन की गई है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि कार्बीन किस तरह से जनरेट होते हैं और कार्बीन किस तरह के रिएक्शंस को फॉलो करते हैं या उनका फेट क्या होता है। तो 1 मिनट रुकते हैं जिससे आप लोग ये नोट डाउन कर लें। तो अब इसको रब करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कार्बीन, तो जो पहला मेथड है वो है अल्फा एलिमिनेशन। इस केस में क्या होता है कि कार्बन से अटैच एक ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ के बिना इलेक्ट्रॉन लिए उस इलेक्ट्रॉन पेयर का मॉलिक्यूल को लीव कर जाता है। In this, at first place, a group leave the molecule without its electron। यानी जो ये ग्रुप गया वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो इन जनरल ये प्रोटॉन हो जाता है, ये प्रोटॉन और H+। जब ये एलिमिनेट हो जाता है तो इसके बाद एंड देन अनदर ग्रुप लीव द मॉलिक्यूल with electron of bond। और इन जनरल जो ये ग्रुप होता है वो हेलोजन होता है।
तो इस तरह से कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कार्बीन है ये कैसे बनेगी? RHCl। तो फर्स्ट प्लेस में ये H प्लस रिमूव हो जाता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है वो यहीं छोड़ जाता है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है और ये Cl हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये Cl अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव कर जाता है और हमें एक एनायन कार्बीन मिल जाता है। तो इस तरह से जो पहला मेथड है उससे कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। तो सेकंड मेथड जो है वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जब डिसोसिएट होते हैं या उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो भी वो इस टाइप के कार्बीन्स जनरेट करते हैं। तो ये मेथड है डिसइंटीग्रेशन of compound containing certain type of double bond। तो ये R2CZ है। तो इस केस में जो ब्रेकेज है वो इस तरह से होता है कि एक बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट और एक इस लीविंग ग्रुप पे चला जाता है और इस तरह से एक हमारा कार्बीन फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एजो कंपाउंड्स जो हैं वो इस तरह से फॉर्म करते हैं। तो ये स्पेशल केस है जिसमें डिसइंटीग्रेशन होता है उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स में जिनमें एक स्पेशल टाइप के डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसके अलावा फोटोलिसिस ऑफ सर्टेन कीटीन भी कार्बीन्स को जनरेट करती है। थर्ड है फोटोलिसिस ऑफ कीटीन। तो इस टाइप का कंपाउंड बनता है। और ये हमें कार्बीन मिलती है। तो ये तीन मेथड हैं जिससे कार्बीन का जनरेशन होता है। अब हम कार्बीन के उन मेथड्स को देखेंगे, वो फेट देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसके बाद इसको रब करेंगे।
तो अब इसको रब कर देते हैं। तो अब इसका रिएक्शन और फेट एक ही चीज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है इसमें एडिशन टू सी डबल बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड साइक्लोप्रोपेनेशन। इस मेथड से साइक्लोप्रोपेन बनती है। तो सी डबल बॉन्ड सी और इससे ये रिएक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे आके अटैच होता है इस डबल बॉन्ड पे, ये पूरा ग्रुप, और साइक्लोप्रोपेन इससे फॉर्म होती है। तो ये एक मेथड है साइक्लोप्रोपेन फॉर्म करने का। ये पहला मैकेनिज्म है, पहला इसका रिएक्शन है जो ये फॉर्म करता है। सेकंड रिएक्शन में ये एक अनयूजुअल रिएक्शन है, इसमें इंसर्शन ऑफ CH2 होता है। कैसे होता है ये? तो ये है CH3 CH2 CH3। तो ये पूरा इंसल्ट हो जाता है और दो तरह के कंपाउंड बनाता है। तो ये इसका इंसर्शन है CH2 का, ये एक स्पेशल रिएक्शन है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या ये डाइमराइज होता है, यानी डाइमर फॉर्मेशन करता है। इसको लेके जो ओपिनियन है वो डिस्प्यूटेड या डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ ऑथर्स मानते हैं कि ये डाइमर फॉर्म करता है, लेकिन बहुत से ऑथर ये मानते हैं कि ये डाइमर फॉर्म नहीं करता है। बेसिकली कार्बीन इतना रिएक्टिव है, उन ऑथर्स जिनका ये कहना है कि ये डाइमर नहीं फॉर्म करता, उनका आर्गुमेंट ये है कि कार्बीन इतना रिएक्टिव है कि ये दूसरे कार्बीन को ट्रेस करे, उसको फाइंड करे और उससे डाइमर बनाए, मिलके डाइमराइजेशन करे। उससे जल्दी ये जो प्रीडेसर है कार्बीन का, जिससे वो कार्बीन खुद जनरेट हुआ है, उसी ग्रुप को अटैक कर देता है। और दोनों केस में जो कंपाउंड मिलता है वो डाइमर ही मिलता है। लेकिन स्टडीज़ हैं जो डाइमराइजेशन एनर्जी को प्रैक्टिकली उसको फाइंड आउट करके की जाती हैं, वो इस फेवर में नहीं है कि डाइमराइजेशन होता है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है। तो इस केस में ये रिएक्शन अगर हो डाइमर के लिए तो इस टाइप का कंपाउंड हमें मिलेगा, और ये कंपाउंड ये शो करता है कि ये डाइमर है। इस वजह से ये लगता है
कि कार्बीन डाइमराइजेशन करते हैं, लेकिन बेसिकली जो रिएक्शन होता है, जो ऑथर्स इस बात को फेवर करते हैं कि डाइमराइजेशन नहीं होता, वो ये कहते हैं कि ये कार्बीन इसके प्रीडेसर यानी जो एजो कंपाउंड है उससे रिएक्ट करता है R2CN2 से और R2C बनाता है कि दोनों केस में जो अवेलेबल प्रोडक्ट होता है, जो मिलता है, वो बेसिकली सेम है, पर यहाँ पे डाइमर बन रहा है फर्स्ट केस में, लेकिन दूसरे केस में ये कार्बीन अपने काउंटर पार्ट को नहीं ढूंढता, वो अपने प्रीडेसर पर ही अटैक कर देता है और इस तरह से दूसरा वो भी डाइमर बनाता है। दोनों केस में सेम कंपाउंड बनते हैं, लेकिन जो रूट है वो डाइमराइजेशन का नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डाइमराइजेशन ऑफ कार्बीन्स है उसको लेके ओपिनियन डिवाइडेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। कार्बीन को हमने यहाँ पे ब्रीफली एक डिस्कस कर लिया है। ये एक इंटरमीडिएटरी फॉर्म में आती है रिएक्शन में, और इसका फेट और इसका जनरेशन, क्योंकि स्टेबलाइजेशन बहुत रेयर है, इसका संभव नहीं है, तो इसको स्टेबलाइजेशन को ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जाता। तो आज का क्लास अब यहीं पे फिनिश करते हैं। तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।